नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप का रवैया भारत को लेकर बिल्कुल बदला बदला दिखाई दिया है। वो आए दिन कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसे लोग भारत विरोधी बता रहे हैं। भारतीय प्रवासियों के पैर में जंजीर बांधकर डिपोर्ट करने का मुद्दा हो या फिर भारत पाकिस्तान को एक समान बताने की बात, ट्रंप के फैसले पर भारत को लेकर उनकी बदली सोच को दिखा रहे हैं। अब इसमें एक और फैसला जुड़ गया है। पूरी खबर आगे आपको बताएंगे। इधर कांग्रेस ने ट्रंप के बयानों को हथियार बना लिया है। आज राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे जिन्होंने सियासत का पारा हाई कर दिया है। इसे भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। बात करेंगे बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान की, जो अपनी सुरक्षा को लेकर फिर से सुर्खियों में है। आधी रात को एक लड़की सलमान के घर तक पहुंच गई थी। अब इस मामले में कुछ चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। लड़की ने जो कहानी सुनाई वो भी कई सवालों को जन्म दे रही है। और आज आपको उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से आई वो खबर भी बताएंगे। यहाँ पुलिस की पूछताछ के बाद एक लड़की ने फांसी लगा ली। आरोप है कि मर्डर केस में पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कियों को पूछताछ के बाद रात करीब 1 बजे छोड़ा था और घर आते ही इसमें से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। परिजन पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एक बार फिर एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकाया है। ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि अगर भारत में प्रोडक्शन बंद नहीं किया तो वो आईफोन पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने बहुत पहले ही एप्पल के टिम कुक को सूचित कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बेचे जाने वाले उनके आईफोन का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में ही किया जाएगा, न कि भारत में या फिर किसी अन्य जगह पर। यदि ऐसा नहीं है तो एप्पल का अमेरिका को कम से कम 25% टैरिफ का भुगतान एप्पल को करना होगा। ट्रंप यही नहीं रुके। ट्रंप ने यूरोपियन संघ को भी धमकी देते हुए कहा कि वो 1 जून से 50% टैरिफ लगाने की सिफारिश करेंगे। ट्रंप के इस धमकी भरे मैसेज के बाद एक बार फिर से बाजार में गिरावट देखी गई। प्री मार्केट ट्रेडिंग में एप्पल के शेयर्स में 3.5% की गिरावट आई गई है। ट्रंप इससे पहले भी टिम कुक को धमका चुके हैं, लेकिन धमकी के बावजूद भारत में आईफोन का निर्माण जारी है। ट्रंप प्रशासन ने जो फैसला लिया वो वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तानाशाही वाले इस फैसले के खिलाफ झुकी नहीं, बल्कि और मुखर होकर खड़ी हो गई है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए ट्रंप सरकार को कोर्ट में घसीट लिया है। हार्वर्ड ने बोस्टन की संघीय अदालत में ट्रंप प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हुए मुकदमा किया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि ट्रंप सरकार राजनीतिक दबाव बना रही है। यूनिवर्सिटी ने कोर्ट से मांग की है कि सरकार को इस फैसले पर आगे बढ़ने से रोका जाए। बात आगे बढ़ते हुए करेंगे पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की, जिसके बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर जबरदस्त हमलावर है। आज दिल्ली में देश भर से आए पार्टी के प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट की बैठक हुई और इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी के प्रवक्ताओं को बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसना है। राहुल ने पार्टी प्रवक्ता से कहा कि बीजेपी की पिच पर जाकर ही बैटिंग करनी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तथ्यहीन पार्टी है और कांग्रेस के पास हर मुद्दे पर तथ्य हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पर डिबेट करनी चाहिए। राहुल ने आगे ये भी कहा कि हर प्रवक्ता को टीवी डिबेट के दौरान अपना पक्ष आक्रामक तरीके से रखना होगा और कभी भी डिफेंसिव नहीं होना होगा। राहुल ने कांग्रेस प्रवक्ताओं से आगे ये भी कहा कि आपका मुकाबला स्तरहीन लोगों से है और आपको उस स्तर पर उतरकर बहस नहीं करनी है। राहुल ने यह भी कहा कि अगर किसी कांग्रेस प्रवक्ता को उसको मौका ना दिया जाए तो फिर अपना आक्रामक तरीके से पक्ष रखने के बाद डिबेट को छोड़ दें। देखिए, जिस तरह राहुल गांधी पार्टी के प्रवक्ताओं को अग्रेसिव पॉलिटिक्स की टिप्स दे रहे हैं, उसी तरह वो खुद भी बीजेपी के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। यहां कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गर्म खून वाले भाषण पर कैमरा वाला प्रहार किया था और आज विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी के निशाने पर एक बार फिर मोदी सरकार की विदेश नीति है। राहुल ने सोशल मीडिया पर भारत की विदेश नीति को ध्वस्त बताते हुए विदेश मंत्री को जे यानी जयशंकर जी कहते हुए उनसे 3 सवाल पूछे। राहुल ने पहले सवाल में पूछा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। दूसरे सवाल में राहुल ने पूछा कि पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तीसरे सवाल में राहुल ने पूछा कि ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए
विदेश मंत्री एस जयशंकर के इंटरव्यू का वो हिस्सा भी शेयर किया जो उन्होंने नीदरलैंड के एक पत्रकार को दिया है। इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने लिखा है कि जब ट्रंप से जुड़ा सवाल पूछा गया तो एस जयशंकर की जुबान क्यों लड़खड़ाने लगी। कांग्रेस लगातार विदेश मंत्री से ये सवाल भी पूछ रही है कि पाकिस्तान को हमले से पहले जानकारी क्यों दी गई। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साल 1991 का एक समझौता सामने रख दिया है जिसने इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 1991 में ही कांग्रेस समर्थित सरकार ने यह समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। लेकिन 1991 में आपने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, 94 में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। जिन लोगों ने भी एग्रीमेंट साइन किया और खासकर कांग्रेस पार्टी, उसकी जो है सदस्यता रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, नेशनल पार्टी का दर्जा उसको होना चाहिए, इसके बारे में भी आगे फ्यूचर में जो है भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए। इधर कुछ ही देर में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का जवाब भी आ गया जिसमें बताया गया कि जिस वक्त ये समझौता हुआ उससे पहले कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। जयशंकर जी ने जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। इसके कुछ ही देर बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी नई जानकारी लेकर सामने आए और बताया कि ये समझौता 1994 में लागू हुआ था। उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी। कुल मिलाकर इस बीच ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी ये मान रही है कि हमले से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी गई थी। देखिए, एक तरफ राहुल और पूरी कांग्रेस मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है तो दूसरी तरफ सरकार का ये तर्क है कि कांग्रेस के सवाल देश के खिलाफ साजिश जैसे हैं। आज फिर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और राहुल गांधी के सवालों की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। इस तरह के बयान क्या भारत के खिलाफ साजिश नहीं है? क्या एक नेता प्रतिपक्ष को ये नहीं पता होना चाहिए कि किस समय किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कब भारत माता के साथ खड़ा होना है? ये चिंताजनक है। इधर कांग्रेस पूछ रही है कि इतने बड़े आतंकी हमले और युद्ध जैसे माहौल के बाद भी संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा। हम भी तो करना चाहते हैं खुले आम सदन के अंदर कि कौन कहां क्या गलती की, तो इसके लिए तो जरूरत होती है कि सदन की सत्र बुलाना। ये सत्र क्यों नहीं बुलाते ये लोग? कांग्रेस लगातार ये सवाल भी उठा रही है कि जब 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें प्रधानमंत्री शामिल क्यों नहीं हुए। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर सोफिया कुरैशी पर दिए गए अपने बयान पर माफी मांगी। इससे पहले भी कई बार विजय शाह सार्वजनिक तौर पर माफी मांग चुके हैं। हर बार एक तरह के रटे रटाए शब्द और हर माफीनामे में भाषाई भूल का जिक्र। लेकिन मंत्री जी ये मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने गलत नीयत से ऐसी बयानबाजी की थी। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ। विजय शाह माफी भले ही मांग रहे हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसी गैर जिम्मेदार भाषा के लिए उन्हें फटकार लगा चुका है। वहीं कांग्रेस भी लगातार विजय शाह को उनके बयान पर घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस्तीफे से कम उन्हें मंजूर नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। योगी ने धार्मिक कार्य के साथ साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक बोला। योगी के मुख से निकली एक एक बात पाकिस्तान की नींद उड़ा रही है। मंच से योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर ऐसी भविष्यवाणी की जिसको सुनकर पाकिस्तान कांप उठेगा। हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि देश और धर्म के खिलाफ हिंदुस्तान एक शब्द भी नहीं सुनेगा। हमें इस बात को याद रखना होगा
कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सीएम योगी ने देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के बारे में कोई भी जानकारी होने पर प्रशासन को सूचित करने को भी कहा। पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है, जिसकी वजह से 227 लोगों की जान पर मुसीबत आ गई। विमान में तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद भी शामिल थे। इंडिगो का ये वही विमान है जो बुधवार को एक जबरदस्त टर्बुलेंस में फंस गया था और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। विमान दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था, लेकिन चक्रवाती तूफान में फंसने से हालात बिगड़ गए और विमान का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। शुरुआत में पायलट ने तूफान से बचने के लिए लाहौर एटीसी से एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी, लेकिन आतंक परस्त पाकिस्तान साफ होकर गया। दरअसल अमृतसर से आगे निकलने पर मौसम बिगड़ा तो पायलट ने लाहौर एटीसी से संपर्क किया, लेकिन पाकिस्तान ने जरा भी मानवता नहीं दिखाई। हालांकि पाकिस्तान से मानवता की बात तो करना बेमानी है, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो युद्ध के दौरान भी अपने देश के यात्रियों को ढाल बनाकर बिना एयर स्पेस बंद किए विमान उड़ा रहा था। जरा सोचिए, जिस देश को अपने लोगों की जान की परवाह नहीं, उसे दूसरे देश के लोगों से क्या ही लेना देना होगा। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर ट्रंप सरकार के एक बड़े फैसले की खबर दिखाई थी। अब उसी पर एक बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले फैसले को लेकर ट्रंप को झटका लगा है। ट्रंप प्रशासन के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। ट्रंप ने विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगाई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने कोर्ट का रुख किया और अब ट्रंप को झटका लगा है। विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगाने वाले फैसले पर ही कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक बीजेपी विधायक ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खुले मंच से अपशब्द कहे। राजनीतिक मतभेद में विधायक इतने आग बबूला हो उठे कि उन्होंने तलवार निकालने की बात तक कह डाली। जल्दी ही मैदान में, बिल्कुल आप चिंता मत करो, तलवार टेके धर ली पूरी। एमपी के भिंड जिले के लहार विधानसभा के विधायक अम्बरीश का ये गुस्सा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर फूटा। जो लोग कहते हैं कि विधायक छुपता फिर रहा है, मैं उन चोरों को बता देता हूँ कि मैं दहाड़ूंगा तो हो जाएगी। दहाड़ने और डराने की धमकी देने वाले विधायक मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। हाथी जब गन्ना मुंह में दबा के घूमता है तो उसके पीछे 40-50 ऐसे ही पड़े रहते हैं। खुद की तुलना हाथी से करने वाले विधायक ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खूब बेइज्जती की। उन विपक्ष के कांग्रेस के से मैं कहना चाहता हूँ, बंद करो, वरना हमारी सूंड और पैर चल गया तो पता भी नहीं पड़ेगी कि कहाँ छूट गए। धमकियों से भरे विधायक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर में चोरी की कई वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार पुलिस के पास ऐसा मामला पहुंचा जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। कानपुर में बीजेपी विधायक के एक सुरेंद्र मैथानी नाम है जिनका, इनकी कार से विधानसभा के पास वहां से वो चोरी हो गया। विधायक अपनी कार को सर्विसिंग के लिए सर्विस सेंटर लेकर गए थे और यहीं पर उनकी कार का पास चोरी हो गया। विधायक ने आशंका जताई है कि चोरी हुए पास का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों या संगठित अपराध के लिए हो सकता है। ऐसे में उन्होंने केस दर्ज करवाने के साथ साथ एफआईआर की कॉपी विधानसभा अध्यक्ष को भी भेज दी है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक युवती ने पुलिस पूछताछ के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने ऐसा किया। दरअसल मामला भ्यूरा गांव का है। 2 दिन पहले गांव के 2 युवक की हत्या हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने गांव की 3 नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लिया और देर रात तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन एक युवती ने सुबह फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मानसिक रूप से बहुत टॉर्चर किया। मुझे तो लग रहा है ये शक है कि पुलिस के ही कारतैली के नाते ये हत्या हुई, मतलब ये मर्डर हुआ, आज ये लड़की मरी है। इधर अंबेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमारी मांग है कि संबंधित जो एसओ हैं और उनसे संबंधित जो और पुलिसकर्मी रहे हैं साथ में, उनको सस्पेंड करके उनके खिलाफ एफआईआर करके उसकी जांच होनी चाहिए। इधर पुलिस का कहना है कि दोनों युवकों से 3 लड़कियों की लगातार बात होती रहती थी, जिसके आधार पर तीनों से सिर्फ पूछताछ की गई थी।
इस देश में जितना क्रेज इस वक्त आईपीएल का है, उतना ही क्रेज ऑनलाइन सट्टेबाजी का भी है। कंपनियां इसे भले ही अलग नाम देती हों, लेकिन करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर इस वक्त देश में सट्टेबाजी का एक बड़ा मार्केट सजाया जा चुका है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और याचिका में कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी समाज के लिए अभिशाप की तरह है। दावा है कि तेलंगाना में करोड़पति बनने का सपना देख रहे हजारों लोगों ने पैसे गंवाकर आत्महत्या कर ली है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि कई एक्टर भी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का प्रचार कर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि कई बड़े बड़े क्रिकेटर भी इसका प्रचार करते हैं और लोग सट्टेबाजी में अपना पैसा गंवा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इसीलिए प्रचार करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि आईपीएल देखने के नाम पर लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि हम इस बात का समर्थन करते हैं कि ये बंद होना चाहिए, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि लोग अपनी इच्छा से सट्टेबाजी करते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस भी जारी किया और पूछा है कि वो इस पर अपने विचार बताए। वैसे तो देखिए, देश में अगर कहीं सट्टेबाजी होती है तो पुलिस तुरंत छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यहाँ सब कुछ खुलेआम चल रहा है और सरकार बाकायदा इस पर टैक्स भी ले रही है। अब इसे मान्यता प्राप्त सट्टेबाजी ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के हावेरी में गैंगरेप के आरोपियों ने छूटने के बाद जुलूस निकाला, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। लोगों में जुलूस को लेकर आक्रोश की लहर है। क्योंकि जमानत मिलते ही गैंगरेप के आरोपी बेशर्मी पर उतर आए। सड़कों पर गाड़ियां लेकर अपनी रिहाई का ऐसा जश्न मनाते नजर आए जैसे मानो कोई जंग फतह करके लौटे हैं। सोचिए, ये सब गैंगरेप के आरोपी हैं। इन्हें सिर्फ जमानत मिली है, गैंगरेप के केस से बरी नहीं हुए हैं, लेकिन ये आरोपी जमानत को ही क्लीन चिट मान बैठे और सड़कों पर जुलूस निकालने लगे। लेकिन जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हंगामा मच गया। हर तरफ इस हरकत की निंदा हो रही है। वहीं सवाल इनकी रिहाई पर भी है। हाल ही में हावेरी के सेशंस कोर्ट ने आफ्ताब चंदनकट्टी, मदार साहब मंडकी, सामी उल्ला लालनावार, मोहम्मद सादिक, अक्सी मणि, शोएब मुल्ला, तौसीफ छोटी और रियाज साविकेरी को जमानत दी है। ये सभी 2024 के हनागल गैंग रेप के आरोपी हैं, जिसकी चर्चा उस वक्त कर्नाटक समेत पूरे देश में हुई थी। और अब जुलूस के बाद ये घटना न केवल एक स्थानीय मुद्दा बन गई, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के कोटा में 4 दिन पहले जिन बदमाशों की वजह से इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैला था, पुलिस ने उन्हें पकड़कर उनका जुलूस निकाला। कुर्सी पर बैठने के विवाद में बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी थी, तो पुलिस ने अब उन्हें बैठने लायक नहीं छोड़ा। सड़क पर लंगड़ा लंगड़ा कर चलने वाले इन बदमाशों ने 4 दिन पहले एक व्यक्ति की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसने इन्हें कुर्सी से उठने को कहा था। दोनों पैरों में प्लास्टर लगाए घिसट घिसट कर चल रहा ये है मुख्य आरोपी आतीक अहमद। पुलिस ने इसका सिर मुंडवा दिया। वहीं बाजू में लाठी के सहारे चलने वाला उसका साथी दीपक है। इन दोनों ने मिलकर ही हत्या की थी। जब 4 दिन पहले संदीप शर्मा नाम के युवक ने इन्हें कुर्सी से उठने को कहा, तब उन्होंने गुस्से में उसे चाकू से गोद गोद कर मार डाला। इस घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, आगजनी भी हुई। 4 दिन पहले तक इन्हें ना उठने की बीमारी थी, इसलिए इन्होंने हत्या भी की, तो अब पुलिस ने इनको उठने लायक ही नहीं छोड़ा। संदेश साफ है कि अब तुम बैठ बैठ कर ही चलो। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई। यहाँ पहले दलित समाज के 2 युवकों का मुंह काला किया गया, फिर उन्हें जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव भर में घुमाया गया। लेकिन इसके बाद भी दबंगों का मन नहीं भरा, तो वो दलित युवकों को पूरे गांव के आगे धमकाने लगे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुंह काला किया है, गले में चप्पलों की माला है। दलितों के साथ अमानवीय घटना का ये वीडियो 13 मई का है, लेकिन सामने अब आया है क्योंकि पीड़ित पक्ष ने दबंगों के डर से पुलिस में शिकायत ही दर्ज नहीं कराई और पुलिस भी मामले को टालने में लगी रही। लेकिन जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो पुलिस को मजबूरी में एक्शन लेना पड़ा। एक सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाक्रम न केवल निंदनीय है, परंतु बहुत इलीगल है। और मुझे लगता है कि जितनी कठोरतम कार्रवाई न्याय के अनुसार हो पाएगी, वो हम इसमें करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करने से पहले 2 बार सोचे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वही मामला जमीन पर कब्जे का बताया जा रहा है, क्योंकि पीड़ित के पिता ने गांव के कुछ लोगों से 6 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन उधार चुकाने में देरी हुई तो दबंगों ने पीड़ित की 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। जब पीड़ित पक्ष ने इसका विरोध किया, तो दोनों दलित युवकों को मुंह काला कर पूरे गाँव में जूते की माला डालकर घुमाया।
अलीगढ़ में 2 दिन पहले ताला कारोबारी के घर हुई लूट की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस लूट की वारदात को सुलझाने में सीसीटीवी कैमरे की अहम भूमिका रही, क्योंकि जब आरोपी लूट करने ताला कारोबारी के घर में दाखिल हुए तो उनमें 2 आरोपियों के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में आ गए, जबकि बाकी आरोपियों के चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। ये बदमाश ताला कारोबारी की पत्नी से 14 लाख रुपए के गहने और कैश लूट कर ले गए। लेकिन जब सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपियों की पड़ताल की तो मथुरा के पास लोकेशन मिली, जहां एक लाल गाड़ी का पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई तो 2 आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध लाल गाड़ी को रोकने का प्रयास जब किया गया तब वाहन चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी। इसी कारण थाना पुलिस की तरफ से वाहन का पीछा किया गया। कुछ दूर जाकर लाल वाहन मिट्टी में धंस गया, जिससे निकलकर 2 बदमाश शाहरुख पुत्र नईम तथा नवेद पुत्र शकील पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर भागने गए। पुलिस द्वारा अपने बचाव में आवश्यक कार्रवाई करते हुए 2 बदमाश घायल कर दिए गए। पकड़े गए आरोपियों के नाम शाहरुख और नावेद हैं। दोनों ही हिस्ट्री शीटर हैं। पुलिस ने दबोचे गए आरोपियों से लूटे गए गहने और पैसे बरामद कर लिए हैं और अब पुलिस इस लूट में बाकी के आरोपियों की तलाश में है। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने काशीराम अस्पताल का दौरा किया। डीएम के इस औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में तमाम खामियां मिली। साथ ही अस्पताल के कई कर्मचारी ड्यूटी के समय गायब थे। डीएम साहब ने अस्पताल का एक कोना देखा, एक्सरे रूम में गए, अस्पताल के गलियारे में घूमे, स्टाफ का रजिस्टर देखा, इधर गए उधर गए और इसके बाद जो मिला उसको कैमरे के सामने सबको बताया भी। यहाँ पे करीब 200 का मेडिकल स्टाफ है। कुल 200 में से करीब 64 लोग एब्सेंट हैं यहाँ पे इस समय। जो सीएमएस हैं वो भी 9 बजे आए हैं, जबकि इसका समय जो है प्रातः 8 से 2 बजे के बीच में। डीएम ने जब अस्पताल का अटेंडेंस रजिस्टर देखा तो वो हैरान रह गए। दर्जनों डॉक्टरों के साथ साथ मेडिकल स्टाफ नदारद था। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने रजिस्टर में ही गोला लगाकर इनका वेतन रोकने का आदेश दिया। कई स्टाफ खुद ही लिख लेता है अपनी इमरजेंसी ड्यूटी या नाइट ड्यूटी, जबकि ये अधिकार तो सीएमएस का या सुपरवाइजर का होना चाहिए। वो किसको नाइट ड्यूटी असाइन करते हैं। पेशेंट सुबह 7 साढ़े 7 बजे आ गए और 9 बजे तक वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं अपने डॉक्टर से। काशीराम अस्पताल में न सिर्फ कानपुर बल्कि आसपास के कई जिलों के मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं। जिस तरह यहाँ अनियमितता पाई गई वो आंखें खोलने वाली है। कल मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर में घुसने की कोशिश करने वाली ईशा नाम की एक मॉडल को गिरफ्तार किया था। आज इस मॉडल की बांद्रा कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये वही ईशा छाबड़ा है जो सुरक्षा कर्मियों को चकवा देते हुए सलमान खान के घर तक पहुंच गई और लिफ्ट में सेल्फी ली थी। अब ईशा छाबड़ा को लेकर कुछ खुलासे हुए हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचने के बाद ईशा ने सुरक्षा कर्मियों से कहा था कि उसे 4थी मंजिल पर जाना है। ईशा जब बिल्डिंग के अंदर गई तो वो लिफ्ट से 3री मंजिल पर चली गई और वहां से लिफ्ट के सहारे ही पहली मंजिल पर आ गई, जहां सलमान खान रहते हैं। ईशा ने सलमान के घर का डोरबेल भी बजाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसी बीच एक सुरक्षाकर्मी वहां पहुंच गया तो ईशा ने कहा कि उसे सलमान खान ने मिलने के लिए बुलाया है। ईशा ने बताया कि वो सलमान खान की फैन है और इसी वजह से वो सलमान से मिलने पहुंची थी। 32 साल की ईशा छाबड़ा 2016 से ही मुंबई में है और 6 महीने पहले ही बांद्रा शिफ्ट हुई है। इस बीच ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि रात करीब 3:30 बजे ईशा सलमान खान के घर क्या करने गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।